वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 25 में। चले नया दिन और नया सिचुएशन, और आज का सिचुएशन ये रहा। Seeing a constant stream of affection, spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive jest, even self-satisfied, Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderance amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend. Today's situation for you as follows. While traveling, my wallet was rifled. When this incident occurred, I had not an iota of knowledge. When I rifled through my bag for key, after not finding, I started groping my pocket but found nothing. I became dejected and aghast. By seeing me, one benevolent grandma, which was seated just beside me, started pampering and mollycoddling me. देखिए, ये रिलेटेड ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये सिचुएशन है और ये आम जिंदगी में सबके साथ घटित होते ही रहता है। इसमें मैं डिफरेंट तरह का वर्ड दिया हूँ क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ। अमटीन टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग कि हम जो यहाँ वर्ड देंगे थोड़ा स्टैंडर्ड देंगे और थोड़ा हटके देंगे, जिससे आप अपना जो आपका वर्ड का जो पावर है थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं और बोलने में, लिखने में, एग्जाम में कहीं भी आपको काम दे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वर्ड का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। और पहला वर्ड ये रहा। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज राइफल। राइफल जब ये नाउन होता है, देखिए आर के ऊपर लकीर है जिसका मतलब आर पे जोड़ देना है। ए आई मीन्स होता है आई और ई का उल्टा अ, तो क्या पढ़ेंगे राइफल। आप फ नहीं बोलेंगे, फल नहीं, फल 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 राइफल। ये नाउन है जिसका मतलब होता है ए टाइप ऑफ गन। वो गन जो छोटा सा जो होता है राइफल। ये राइफल जो है गन, ये अपने लोग सब कोई जानते हैं कि ये नाउन के रूप में जब होता है सब जानता है, लेकिन मेन इसका यूज होता है वर्ब में। जब ये वर्ब होता है तो इसका जो वर्ड होता है इंटायरली डिफरेंट हो जाता है अर्थ। जैसे देखिए पहला जब देखेंगे ए राइफल समथिंग, माने टू स्टील समथिंग, मतलब चोरी करना, माने चोरी करना, तो चुराना कुछ, उसको हम बोलेंगे राइफल समथिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग माय वैलेट वाज राइफल्ड, मैंने मान लिया आप ट्रैवलिंग कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और आपका वैलेट निकाल लिया गया, चोरी कर लिया गया, तो उसको जब हम बोलते, इससे पहले आप स्टील बोलते थे, अब मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए उसको राइफल। और जब इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। राइफल थ्रू समथिंग, इसका मतलब हो गया टू सर्च क्विकली फॉर द पर्पस ऑफ स्टीलिंग। मान लीजिए आप ढूंढने लगते हैं, मान लीजिए बहुत सारा चीज है, मान लीजिए बुक ही है, मान लीजिए कोई ड्रेस ही है, आपका क्लोथ ही पहनना है, उसमें आप सर्च करने लगते हैं कौन पहनूं नहीं पहनूं, उसको सर्च करना ही बोलेंगे, उस समय भी ये यूज होगा। जैसे एग्जांपल के देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं। He rifled through his clothes for something suitable for donning. देखिए इसमें डार्निंग का यूज किए हैं। यदि आप इस शो को फॉलो करते होंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोला कि देखिए he rifled through his clothes for something सुटेबल फॉर डार्निंग, मैंने बहुत सारा ड्रेस रखा हुआ है, उसमें से वो ढूंढ रहा है कि कौन सा ड्रेस मैं लूं। यहाँ देखिए ये जनरली स्टीलिंग के सेंस में होता है, लेकिन कभी कभी जब आप वाहपो के स्थिति में रहते हैं कौन लूं नहीं लूं, तो वो भी एक तरह से ढूंढना ही हो जाता है। उस तरह भी ये यूज होता है। इसका बहुत तरह से यूज होता है। इस पर थोड़ा गौर फरमाइए, उसको थोड़ा वर्कआउट कीजिए और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज आयोटा। आयोटा देखिए ए आई मैं आपको बोला था, आई होता है ओ यू, औ होता है टी, ई का उल्टा अ, और यहाँ पे ओ के ऊपर लकीर है, इसका मतलब ओ पे जोड़ देना है। जैसे आयोटा, 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 ये है नॉन, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, बहुत कम, छोटा सा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट। जिसको बोलते हैं चुटकी भर या थोड़ा बहुत ही कम होगा, उसको बोलेंगे हम आयोटा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट। मान लो कोई स्टेटमेंट दिया, उसमें बोलेंगे थोड़ा भी सच्चाई नहीं है, उसको इससे पहले आप दूसरे ढंग से बोलते होंगे, लेकिन आज से यूज कीजिए इस ढंग से। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज दे हैवंट एन आयोटा ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब उनके पास अंग्रेजी से रिलेटेड या अंग्रेजी के बारे में कुछ भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखिए, वी हैव नेवर शोन एन आयोटा ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ वर्क। मैंने मान लीजिए कोई आदमी है, मैंने हम लोग जैसे सब है, तो हम लोग बोले कि हम लोग आज तक कोई काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाए, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए, तो इसको यदि हम बोलेंगे तो इस ढंग से आप बोलिए, वी हैव नेवर शोन एन आयोटा ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ वर्क। आयोटा मीन्स होता है थोड़ा,
इससे पहले कल के शो में ही मैं दिया था स्मिजन, वो डायरेक्ट सैनोनिम ही है, इस पे आप गौर फरमाइए। And next word of this show, that is riffle। देखिए RIFFLE, आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे जोर देना होगा, और फॉ नहीं बोलिएगा, फॉ बोलिएगा, रिफल। क्या बोलेंगे? रिफल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लुक थ्रू बुक वेरी क्विकली और थ्रू अ कलेक्शन। मतलब ये हो गया कि बिना डिटेल में देखे हुए ऐसे ऐसे पन्ना पलट के नहीं पढ़ते रहते हैं, दैट इज। कल देखिए, कल के शो में भी मैं इससे रिलेटेड एक दिया था लिप थ्रू, और आज मैं दे रहा हूँ रिफल। तो इसको भी आप गौर फरमाइए, एग्जांपल से क्लियर कीजिए। ही रिफल थ्रू द स्टैक ऑफ पेपर्स। मान लीजिए कोई पेपर का बंडल रखा हुआ है, गठरी रखा हुआ है, बंडल रखा हुआ है, उसमें आप सर्च कर रहे हैं, उसको केवल पलटते जा रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ही रिफल थ्रू द स्टैक ऑफ पेपर्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज सीता वाज रिफलिंग थ्रू द बुक। मान लीजिए बुक है, तो आप वो सीता क्या कर रही है, केवल उसको पेज ही टर्न कर रही है, मैंने इनक्रॉस नहीं हो रही है, केवल पेज पलट रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सीता वाज रिफलिंग थ्रू द बुक। इससे पहले मेरे दोस्त आप यूज करते होंगे टर्न द पेज, ओनली टर्निंग द पेज, उसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे वर्ड से, रिफलिंग थ्रू या लिप थ्रू। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज फॉर गेटिंग अ पेपर which was put in book, I rippled through but couldn't find। मान लीजिए कोई बुक में मैं कोई एक डॉक्यूमेंट रखा था, कोई एक पेपर रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरली हम लोग रख देते हैं, तो उसको मैं सर्च करने के लिए, इससे पहले हम लोग सर्च करते थे, उसको हम सर्च कर रहा हूँ, पूरा पेज पलट रहे हैं, तो उसको अच्छे वर्ड से रिप्लेस कीजिए, रिफल। मैंने फॉर गेटिंग पेपर which was put in book, I rippled through but couldn't find, लेकिन मैं नहीं पा सका, नहीं ढूंढ पाया, तो उसको हम बोलेंगे इस ढंग से, उसको रिफल को यूज करेंगे। चलिए आज का फोर्थ वर्ड, दैट इज ग्रोप मीन्स होता है वर्ब है ये, इसका मतलब होता है टू फील या टू फाइंड समथिंग विथ योर हैंड। बोले टटोलना, मतलब जब लाइट चला जाता है कुछ ऐसे से नहीं बोल, हैंड से आपका मूवमेंट से आप देखते हैं, उसको पकड़ के देखते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं ग्रोप। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला एग्जांपल, राम ग्रोप फॉर हिज मोबाइल ऑन द बेड साइड टेबल। मान लीजिए आपका जो बेड है, बेड के साइड में यदि मान लीजिए टेबल रखा है, उस पर मान लीजिए आपका मोबाइल होगा, लाइट चला गया, तो उसको आप ढूंढ रहे हैं, तो उसको ग्रोपिंग बोलेंगे, ग्रोप करना बोलेंगे, वो टटोलना है कि यहाँ पे है कि नहीं है, हम लोग जनरली करते हैं, तो उसको आप दूसरा वर्ड यूज करते होंगे, यदि नहीं होता होगा कुछ अलग ही बोल देते होंगे, उसको भी सर्च बोलते होंगे, लेकिन सब इंसिडेंट अलग अलग होता है, पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर वर्ड यूज कीजिए तो आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज आई ग्रोप्ड माय पॉकेट फकीम। मान लीजिए आप चाबी के लिए, मेरे पॉकेट में चाबी था, मैं ये सिचुएशन में भी दिया हूं, वो चाबी था, मैं उसको ढूंढने के लिए वो टटोल रहा था पॉकेट को, है कि नहीं है, उसी को बोलेंगे आई ग्रोप माय पॉकेट फॉर की। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज ही वेंट आउट ग्रोपिंग फ्रॉम रूम ड्यू टू पावर कट। जब देखिए, जब लाइट कट जाती है तो अपने लोग जनरली क्या करते हैं, टटोलते हुए हाथ का सहारा लेते हैं और देखते हैं कि दीवार है, कहाँ है, सहारे उसको जाते हैं बाहर। यही मैं कहना चाहा कि वेंट आउट ग्रोपिंग फ्रॉम रूम ड्यू टू पावर कट। तो इसको आज से ये सर्च नहीं कीजिए, मेरा ये कहना है कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर वर्ड जब देंगे तब आप मतलब सिचुएशन के अनुसार अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो नेचुरली वो एक्यूरेट होता है, अच्छा होता है, सुनने में भी अच्छा रहता है। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड। पहले उच्चारण देख लीजिए, यहाँ पे डी और साथ में जो थ्री जैसा जो आता है वो जॉ होता है, सिंपल जॉ क्या होता है, जॉ नहीं बोलिएगा, जॉ। तो देखिए डिजेक्टेड और ई का ए और आई हर्षी, तो डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स होता है अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, ना खुश, मैंने दुखी है आप, तो उसको बोलेंगे हम डिजेक्टेड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दे लुक डिजेक्टेड बाय लूजिंग गेम। जब कोई आप गेम खेल रहे हैं, आप हार जाते हैं, तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उसी को हम बोले दे लुक डिजेक्टेड बाय लूजिंग गेम। दूसरा एग्जांपल देखिए, आफ्टर गेटिंग फेल ही लुक्स डिजेक्टेड। फिर अगेन, यदि मान लीजिए आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है, फेल हो जाते हैं, तो आप चिंतित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं, उसी को हम बोले आफ्टर गेटिंग फेल ही लुक्स डिजेक्टेड। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज हर लाइफ पास्ट डिजेक्टेड।
मान लो उसका जिंदगी जो है दुखी में ही बीत गया, मैंने ना खुशी में ही बीत गया, तो उसको बोलेंगे हर लाइफ पाथ डिजेक्टेड। तो इस ढंग से यूज कीजिए। देखिए आप यदि इस शो को फॉलो करेंगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, ईच एंड एवरी नुआंस को आप समझेंगे, तो मैं गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका लैंग्वेज बहुत ही एडवांस लेवल तक चला जाएगा और बहुत सारा सैनोनिम, एंटोनिम, पूरा सिचुएशन ये सब समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, प्लीज प्ले विद द वर्ड। आप उसको याद मत कीजिए, याद करेंगे तो नहीं आपका रहेगा, सिचुएशन में बनाइए, वो वर्ड आपका होगा। And the next word of this show, that is aghast. Aghast, देखिए अ ई का उल्टा ए, उसको अ पढ़ते हैं और ए और ई जब मिलता है तो ए होता है। और देखिए जी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। अगेस्ट, क्या पढ़ेंगे? अगेस्ट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित, आश्चर्य। तो उसको बोलेंगे अगेस्ट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई बिकेम एगास्ट बाय सीइंग हिम देयर। मैं उनको वहां पा करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। मान लीजिए आप सोचे नहीं थे कि वो वहां आ सकता है, लेकिन वो यदि वहां पे आप उसको देख लिए तो आप बोलते ये कैसे संभव होगा, तो मैंने आप सरप्राइज हो जाते। उसी को बोलेंगे आई बिकम अगेस्ट बाय सीइंग हिम देयर। दूसरा एग्जांपल देखिए, He looked at him aghast. मान लीजिए वो उसके तरफ बहुत ही सरप्राइज, मैंने आश्चर्यचकित नजरिए से देखा, तो उसको हम इस ढंग से यूज करेंगे। And third example of this adjective, that is even after toiling day and night, Ram succumbed failure by listening this, I became aghast. देखिए मान लीजिए राम जो था वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो फेलियर होने से नहीं रोक पाया अपने को, फेल ही हो गया। शकम में वो जो घटना हो रहा था उसको आप नहीं रोक पाए, फेलियर को नहीं रोक पाए, उसी समय हम यूज किए शकम फेलियर। तो जब मैं ये सुना कि मुझे पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। तो इसको हम यूज किए इस ढंग से। तो आप इसको गौर फरमाइए इस पे। चलिए आज का सेवंथ वर्ड, बेनेवलेंट। देखिए BENEVOLENT, ई का उल्टा अ और एन के ऊपर लकीर है, तो इसका मतलब एन पे जोड़ देना होगा। तो बेनेवलेंट, क्या पढ़ेंगे? बेनेवलेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परोपकारी, काइंड, हेल्पफुल एंड जनरस। मान लीजिए जो दयालु जिसको हम लोग बोलते उदार। हैं, उदार जो बोलते हैं, जो दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा दयालु होता है, उदार होता है, काइंड होता है, उसी को हम बोलते हैं बेनेवलेंट। जैसे पहला एग्जांपल के तौर पे देखिए, ही इज बेनेवलेंट पर्सन। और रियल में वो जो है, मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन कोई है जो बहुत ही दयालु आदमी है, उसको यदि हम बोलेंगे ही इज बेनेवलेंट पर्सन। इससे पहले आप मेरे दोस्त यूज करते होंगे ही इज ए काइंड पर्सन, आज से यूज कीजिए ही इज बेनेवलेंट पर्सन। And second example about lovable Prime Minister, PM Modi is really a benevolent person. देखिए PM मोदी is really a benevolent person. देखिए आप सभी के मुंह से सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बहुत ही दयालु आदमी है और बहुत को, और इतने बड़े पोस्ट पे भी चले गए तो भी उनका जो रूट लेवल से जो जुड़ाव है अभी भी है, उनके प्रति उदार भावना अभी भी चल रहा है। इसलिए मैं बोला कि पीएम मोदी इज रियली अ बेनेवलेंट पर्सन। तीसरा एग्जांपल देखिए, इवन इन दिस एरा बेनेवलेंट पर्सन इज नॉट रेयर। मैंने जैसे आजकल के जो जमाना है उसमें आदमी बोलता है कि नहीं आजकल का आदमी ऐसा नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन मैं बोला कि कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। आजकल भी ऐसा आदमी है, तभी तो दुनिया चल रहा है। Umpteen times we say it, still we are saying, please throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Diana in English. My dear friend, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, वर्ड का एग्जैक्ट यूजिंग पता चलेगा और आप वर्ड के साथ खेलना सीख जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एयरफोर्स खासकर ये शो, एयरफोर्स, यूपीएससी, ये सब जो तैयारी कर रहे हैं उनको CGL के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो प्लीज ट्राई टू फॉलो इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक अ लॉट तो प्लीज शेयर एंड कन्वे दिस मैसेज टू योर वेल विशर एंड योर किथ एंड कीन। चलिए आज का 8 वर्ड रहा पैम्पर। आज का 8 वर्ड रहा पैम्पर। देखिए पैम्पर, ये पैम्पर पी के ऊपर लकीर है, जिसका मतलब पी पे जोड़ देना होगा। और ई और ए और ई जब साथ में आता है तो ए करके पढ़ते हैं, तो और ई का उल्टा और वहाँ पे देखिए एक लकीर चिपका हुआ है, तो यहाँ पे, तो उसका मतलब हो गया पैम्पर। पैम्पर, पैम्पर,
पैम्पर्ड, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू केयर वेल एंड मेक कंफर्टेबल। मैंने लाड़ प्यार करना, मैंने दुलार दिखाना, उसको उसी को बोलते हैं पैम्पर्ड। जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं उसको बोलते हैं पैम्पर्ड। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, सॉरियन इज पैम्पर्ड बाय हिज पेरेंट्स। मैंने सॉरियन मान लो कोई बच्चा है तो उसको उसके अपने माता पिता के द्वारा बहुत ही लाड़ प्यार किया जाता है, उसको मैं इस ढंग से बताने की कोशिश किया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज पैम्परिंग चाइल्ड इज गुड बट ओनली टू सम एक्सटेंट। देखिए ये सही बात है, यदि आप केवल लाड़ प्यार ही करते रहेंगे और हमेशा उसे गलत को भी गलत नहीं बोलेंगे और सभी चीज को उसको केवल लाड़ प्यार में ही निकाल देंगे तो वो आपको खराब कर सकता है। इसलिए मैं बोला कि कुछ निश्चित एक्सटेंट तक ही, सीमा तक ही ये सही है। इसलिए मैं बोला कि पैम्परिंग चाइल्ड इज गुड बट ओनली टू सम एक्सटेंट। तीसरा एग्जांपल देखिए, बीइंग एल्डर यू शुड पैम्पर योर यंगर ब्रदर। यदि आप बड़े हैं तो छोटे भाई को आपको सही में लाड़ प्यार करना ही चाहिए और ये आपका दायित्व भी होता है। इसलिए मैं बोला कि बीइंग एल्डर यू शुड पैम्पर योर यंगर ब्रदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत आसान है, सो इजी इज इंग्लिश लर्निंग, सो मच enthusiasm you will feel. Take a concrete decision. Will of learning English you must fulfill. Means by following the rule and regulation and this show itself 100% you can gain a lot of things. चलिए आज का 9th वर्ड That is mollycoddle. Mollycoddle, MOLLYCODDLE. Mollycoddle. Mollycoddle means mollycoddle। देखिए M के ऊपर लकीर है, इसका मतलब M पे जोर देना होगा। A के आगे दो बिंदी है जिसका मतलब अ नहीं आ होता है। mollycoddle। हाँ, और LI ये आई है, ये हर्षी है, और फिर ए के आगे दो बिंदी है जिसका मतलब आ हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? mollycoddle। माँ पे जोर देना है, mollycoddle। mollycoddle। mollycoddle मींस वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक कंफर्टेबल। और ये भी सैनोनिम ही हुआ पैम्पर का, मैंने एग्जैक्ट वर्ड होता है। केवल मैं देखिए आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि फॉलो करेंगे तो आपको बैठे बैठे बहुत सारा सैनोनिम मिल जाएगा और सिचुएशन में कैसे इसको डालेंगे वो भी आपको पता चल जाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज mollycoddling मेक योर चिल्ड्रेन बैड। यदि आप हमेशा उसको लाड़ प्यार ही करते रहेंगे, दुलार ही करते रहेंगे तो आपका बच्चा खराब हो सकता है। इसलिए मैं बोला कि इससे आप दूर रहिए। दूसरा एग्जाम्पल, एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज डोंट mollycoddle, गिव हिम हार्श पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मेरा ये कहना है कि यदि वो गलत करता है तो उसमें आप पनिशमेंट दीजिए, केवल लाड़ प्यार में ही नहीं रखिए। गलत को गलत करने का ताकत भी रखना चाहिए, सही को सही भी करना चाहिए। यदि अच्छा करता है शाबाशी देना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए, तभी वो अपनी यदि जिंदगी में गलत सुधार करेगा सकता तो है। करेगा, नहीं तो बाद में जाकर के उनके लिए वो खराब भी हो जाता है सिचुएशन। इसलिए मैं ये सिचुएशन को, मैं पहले भी बोला कि मैं जो दूंगा पूरा अप्लाइड दूंगा और जो आम जिंदगी में घट रहा है वही मेरा एग्जाम्पल भी रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, They do not want to be mollycoddled by employers. They do not want to be mollycoddled by employers. मान लीजिए जो वहां पे नौकरी करता है उसके द्वारा वो नहीं कहता है कि मुझे ये mollycoddle किया जाए, मैं उस पर नहीं विश्वास करता हूं, तो इसलिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा दिखाया। तो देखिए जितना भी वर्ड मैं इसमें यूज किया था, ईच एंड एवरी वर्ड को मैं पूरा डिलिनेट कर दिया हूँ, विद एग्जाम्पल कर दिया हूँ, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप भी ऐसा सिचुएशन बनाइए, तैयार कीजिए, आप प्ले विद द वर्ड। चलिए बिना देरी किए फिर से एक बार मैं सिचुएशन पढ़ देता हूं। ये सिचुएशन ये रहा। While traveling, my wallet was rifled. When this incident occurred, I had not an iota of knowledge. When I riffled through my bag for key, after not finding, I started groping my pocket, but found nothing. I became dejected and aghast. By seeing me, one benevolent grandma, which was seated just beside me, started pampering and mollycoddling me. तो चलिए आप इसमें वर्क कीजिए, मुझे लगता है आप सबको समझ गए होंगे। तब तक के लिए Bye bye.